हेलो एवरीवन। चलिए आज एक सीरीज लेके हम आए आप लोग के लिए 2023 का पॉलिटी का पीवाईक्यू के क्वेश्चंस। ठीक है, हम सबको पता है कि बहुत ज़्यादा टफ पेपर आया था 2023 में। क्या सही में टफ था या टफ दिख रहा था? क्या क्वेश्चंस स्टैटिक से थे या करेंट से थे या दोनों से थे या लिंकेज थे? तो हम लोग थोड़ा बहुत सोर्स भी देखेंगे कि क्या क्वेश्चंस करंट अफेयर से डील हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या एम लक्ष्मीकांत से डील हो रहा है, या मैं जो पढ़ा रहा हूँ जो आपके पास लेक्चर्स आ रहे हैं उससे डील हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम लोग 2023 का क्वेश्चन देखते हैं। उसके पीछे यही कारण है, क्या क्वेश्चंस पीवाईक्यू लगाने से आपको हेल्प मिलता है कि नहीं एग्जाम में। डेफिनेटली हेल्प मिलता है। मैं आपको दिखाऊंगा कि क्वेश्चंस कैसे फ्रेम किया जाता है। ठीक है, रिपीटली क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 2023 का, मतलब पिछले साल का क्वेश्चंस पॉलिटी का। चलो देखो, पहला जो क्वेश्चन है, ठीक है, हो सकता है आप जो किए होगा उसका सीरियल नंबर अलग होगा, यहाँ हम लोग अपने हिसाब से देखते हैं। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन है, इन इंडिया प्रिजन आर मैनेज बाय द स्टेट गवर्नमेंट। क्या प्रिजन स्टेट सब्जेक्ट है? ये क्वेश्चन आया क्यों, सबसे पहले ये बात करते हैं। देखो, मॉडल प्रिजन एक्ट 2023 ये न्यूज में था, इसलिए 2023 का जो न्यूज में था वो नहीं पूछ के प्रीवियस एक्ट के बारे में पूछ दिया गया। प्रीवियस एक्ट क्या था? प्रिजन एक्ट ऑफ 1894। इसको चेंज करके नया एक्ट लाया गया। इसका मतलब ये है, तो एक्ट अगर कोई नया आया है तो या तो नए एक्ट के बारे में पूछेगा, लेकिन पॉसिबिलिटी ज्यादा है पुराने एक्ट के बारे में पूछने का, क्योंकि सब पढ़ के जाते नया एक्ट। ठीक है, तो देखो जब भी आप देखोगे तो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है। प्रिजन इज ए स्टेट सब्जेक्ट। एक लाइन में समझो, प्रिजन इज ए स्टेट सब्जेक्ट। पहला स्टेटमेंट है, इन इंडिया प्रिजन आर मैनेज बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, देयर ऑन रूल्स एंड रेगुलेशन। बिल्कुल ऑन रूल्स एंड रेगुलेशन। अगर स्टेट सब्जेक्ट है तो उनका रूल्स एंड रेगुलेशन होगा, एंड फॉर द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्रिजनर। तो पहला स्टेटमेंट बच्चों डेफिनेटली ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, इंडियन प्रिजन एक्ट ऑफ आर गवर्न बाय द, इंडियन प्रिजन एक्ट गवर्न बाय द, एक मिनट, 1894। ठीक है, विच एक्सप्रेसली कीप द सब्जेक्ट ऑफ प्रिजन इन द प्रोविजनल गवर्नमेंट। बिल्कुल, जो 1894 था वो कब का एरा था? उस समय ब्रिटिश थे, तो वहां जो प्रोविजनल था वो अभी का स्टेट था। ठीक है, प्रोविजनल मतलब स्टेट। ठीक है, तो जो चीज 1894 में था वो वहां प्रोविजनल में था। सही तो लिखा है, यहाँ पे सीधा लिखा फेडरल लॉ रूल्स कवर प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिजन एक्ट ऑफ। ठीक है, ठीक है, डिफर्ड डिफाइनिंग प्रिजन ऑफेंसेस, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस, फिक्सिंग पनिशमेंट। ठीक है, अगर हम इसको देखें, पुराने एक्ट को देखें, डेफिनेशन को देखें, तो डेफिनेटली आपको मिलेगा। तो मेरा एक ही मतलब है बताने का, यहाँ पे पीवाईक्यू कराने का। मैं आपको आंसर नहीं बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि क्या करंट अफेयर से आ रहे हैं कि नहीं क्वेश्चन, क्या स्टैटिक पार्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं, डायनेमिक पार्ट से आ रहे हैं कि नहीं है। ये मेन थीम है। इसको समझ गए, डेफिनेटली आपको समझ में आएगा क्वेश्चंस पूछे कहां से जा रहे हैं। तो इसका क्या होगा, पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा भी है, दूसरा करेक्ट एक्सप्लेनेशन फर्स्ट का है, तो ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये एक्सप्लेनेशन आप पॉज करके लिख सकते हो, 2023 का क्या था। ठीक है, अमेंडमेंट। ठीक है, आप ये पढ़ सकते हो, पॉज करके आप पढ़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द चीफ पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री। ये क्वेश्चंस मेरे हिसाब से पिछले 7-8 साल में कम से कम 3 से 4 बार पूछा गया है। कभी भी जो चीफ पर्पस होगा गवर्नमेंट का, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री का, तो वो हमेशा क्या होगा, वो लिमिट करेगा किसको, पावर ऑफ द गवर्नमेंट को। हमेशा लिमिट करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को लिमिट करेगा, एक्सेसिव पावर नहीं देगा। ठीक है, तो ये बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है, आप जाके देखो 2016 से लेके 20 के बीच में समहाउ 21 तक, 16 से 21 तक, 23 है, 22 में क्वेश्चन ये नहीं था, लेकिन मेरे हिसाब से 2 से 3 बार क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे गए। डायरेक्ट ऑप्शंस थे, लेकिन और भी ऑप्शंस को देखते, ऐसा नहीं है जो ऑप्शन हमने टिक मारा उसी को देखना है, उसके साथ वाले ऑप्शंस क्या कहते हैं। कभी कभी ऑप्शंस में भी क्वेश्चंस फॉर द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, इट डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मेकिंग नेसेसरी लॉ। ये क्या है, फाउंडेशनल स्ट्रक्चर के बारे में बताता है ये। ठीक है, ये फाउंडेशनल स्ट्रक्चर के बारे में बताता है। इट इनेबल द क्रिएशन ऑफ पॉलिटिकल ऑफिसेज एंड गवर्नमेंट। ये प्रोसीजर एस्पेक्ट है। ठीक है, प्रोसीजर बता रहा है ना। नेक्स्ट, सिक्योर सोशल जस्टिस, सोशल इक्वालिटी, सोशल सिक्योरिटी। ये क्यों बताएगा, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बताएगा ये चीज, डेफिनेटली। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जो गवर्नमेंट है वो वेलफेयर के बारे में थोड़ी बताएगा, वो तो बोलेगा लिमिट करेगा पावर को। ठीक है, आउटकम्स ऑफ गोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, ये आउटकम्स है। ठीक है, सोशल वर्क डीपीएसपी में है, पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं है। तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि लिमिट द गवर्नमेंट। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पॉज करो, आप लिख लो, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करना मेरा मोटिव नहीं है, आपके कंप्लीटनेस के लिए मैंने यहाँ पे एड ऑन किया, डेफिनेटली आप जा सकते हो, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट was widely believed to be enacted to overcome the judicial interpretation of the fundamental right। judicial interpretation जो है उसके थ्रू ये फंडामेंटल जो राइट अमेंडमेंट जो हुआ है वो किन ऑप्शन में से एक है। तो सबसे पहले ये देखो कि कैसे कौन सा ऑप्शन सही है, इस पे जाते। 86 अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है? देखो, जो भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है ना वो आपको याद होने चाहिए। इससे फर्स्ट हो गया, 42nd हो गया, 44th हो गए, ठीक है। 86 अमेंडमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? ये फ्री कंपलसरी एजुकेशन के बारे में बोलता है, फ्री कंपलसरी एजुकेशन के बारे में बोलता है, इसलिए यहाँ पे 86 अमेंडमेंट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट 42nd, आपको 42nd तो आपको पता ही है, पिछले वीडियो में बताया था मैंने। 44th भी नहीं होगा, फर्स्ट अमेंडमेंट होगा ये आंसर, ठीक है। अब देखते हैं क्या फर्स्ट अमेंडमेंट है। तो फर्स्ट अमेंडमेंट और भी क्या चीजें है, हो सकता है नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। ये प्योर स्टैटिक क्वेश्चन है, ठीक है, प्योर स्टैटिक एमएलएस विज्ञान से कवर हो जाएगा। आर्टिकल 19(1)(a) क्या बोलता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। फर्स्ट अमेंडमेंट जो है मोर स्पेसिफिक लिमिटेशन और आर्टिकल 19। फर्स्ट अमेंडमेंट जो था वो लिमिटेशन लगाया गया था आर्टिकल 19 पे। इट सॉट टू वैलिडेट द कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिटिमेसी ऑफ लॉज रिलेटेड टू एबोलिशन ऑफ जमींदार एंड अदर लैंड रिफॉर्म्स। जमींदार और अदर लैंड रिफॉर्म को ये एबोलिशन के लिए लाया गया था। फर्स्ट अमेंडमेंट पास इन 1951 बाय प्रोविजनल गवर्नमेंट, ठीक है, क्योंकि इलेक्शन नहीं हुआ था, ठीक है। अमेंडमेंट आर्टिकल्स 15 किस किस को अमेंड किया गया? 15, 19, 85, 87, 174, 176, 351, 341, 342, 372, 376। अब आपका टास्क क्या है? ये जो मैंने अभी आर्टिकल्स बोला जिस इसमें अमेंडमेंट किया गया, बहुत लंबा चौड़ा आर्टिकल्स है, इन सब के बारे में डिटेल पढ़ लो, क्योंकि हो सकता है कि अगला जो क्वेश्चन बने वो ये बोल दे कि आर्टिकल 15 है, ठीक है, आर्टिकल 15 है, उसको लेके बोल दे। तो आर्टिकल 15 ने लेके उसके वर्ड को, उसके सेंटेंस को डाल दे वहां पे, ठीक है। तो ये आपका टास्क है, तो ऐसे कंप्लीटनेस होगा, ठीक है। नेक्स्ट है एडेड 9th शेड्यूल। 9th शेड्यूल क्या है? जहां पे जुडिशियल रिव्यू नहीं होता है, ठीक है। टू प्रोटेक्ट द लैंड रिफॉर्म एंड अदर लॉ इंक्लूडेड इन द फॉर्म ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू नहीं होता, लेकिन कभी बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करेगा तो डेफिनेटली वहां होगा। आप बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो 9th शेड्यूल में उस चीज को रखा जाता है जिस पे जुडिशियल रिव्यू ना हो, ठीक है, बचाने के लिए रखा जाता है मेनली, ठीक है। आफ्टर आर्टिकल 31, आर्टिकल 38, 30 वर्ड इंसर्टेड, तो ये इंसर्ट किया गया 9th शेड्यूल में, ठीक है। तो ये कंप्लीट है, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो ये पूरा का पूरा अभी जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन में, ये पूरा का जो स्क्रीन में आपको दिख रहा है, देखो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन किस चीज का? पूरा स्टैटिक का, एम लक्ष्मीकांत का है। आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा बॉडी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? डेफिनेटली न्यूज में रहा होगा ये, मैं इसको करंट अफेयर्स मानता हूँ। क्यों? न्यूज में ये बॉडी हमेशा रहता है। तो जब भी आप न्यूज पढ़ो किसी भी मैगजीन पे, तो देखो क्या वो स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी मतलब क्या होता है? जो पार्लियामेंट एक्ट से पास हो, ठीक है, उससे स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं। जो पार्लियामेंट एक्ट से ना पास हो, ठीक है, उसको नॉन स्टैट्यूटरी बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी किसको बोलेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ये है मेंशन, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट कमीशन। तो सब सोचो तुम, क्या ह्यूमन राइट कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो सकता है? नहीं होगा। स्टैट्यूटरी बॉडी, ये एक्ट हो सकता है कि ह्यूमन राइट को बचाना है, लेकिन जब भी बैकवर्ड क्लासेस का बात होगा तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, क्योंकि बैकवर्ड क्लासेस के जो भी SC ST है वो कहीं ना कहीं तो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, ठीक है, समझ लो बात। DPSC में मेंशन है उनके वेलफेयर के बारे में, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है। तो ऐसे जब सोचोगे एग्जाम में तो डेफिनेटली आपको याद आएगा कि क्या हो सकता है सर, क्या नहीं हो सकता है, ठीक है। नेशनल लॉ कमीशन, ये नॉन स्टैट्यूटरी है, ठीक है। नेशनल, कभी भी लॉ कमीशन के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में सुने हो किसी आर्टिकल, नहीं सुने हो तो नहीं होगा, ठीक है। नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, कभी भी कमीशन वगैरह कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्यों, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्यों हो सकता है? तो नहीं होगा ना, 4 होगा ना, 3 होगा ना, 1 होगा, तो ओनली 1। अब देखो ये ऑप्शन आ गया, कितने सही है? तो एक ही सही है ना। अब इसको बोल दिया बहुत टफ हो गया, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4। पहले क्या होता था, लोग देख लेते फर्स्ट गलत है तो कौन कहाँ कहाँ ऑप्शन है, तो ऑप्शन एलिमिनेट कर देते। अभी भी एलिमिनेट कर सकते हो आप, ठीक है, एलिमिनेशन अभी भी टेक्निक काम कर रहा है। तो पहले ये सोचना है कि आंसर क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, उस पर फोकस करो। क्या होगा उस पर पहुंच जाओगे आप।
कभी भी कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं हो सकता है, ह्यूमन राइट कमीशन। तो ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस मैंने बता दिया, इसके बारे में डेफिनेशन है, तो मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा हूँ, आप पॉज करके इसको लिख सकते हो, ठीक है। इससे ज्यादा आपको नहीं, देखो अगर मान लो नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल बॉडी, ये क्या है, क्वासी जुडिशियल कमीशन है। तो क्वासी जुडिशियल कमीशन है, इसका ये मतलब है कि आप समझ जाओ कि आपको ये याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि ये क्वासी जुडिशियल है, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो कभी भी प्रीवियस ईयर अपन करते हैं तो उसके एक्सप्लेनेशन पे भी ध्यान देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बारे में पूरा डिफाइन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ध्यान से सुनना है क्वेश्चन, पूरा का पूरा, ये पूरा क्वेश्चन जो है ना, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आराम से पढ़ने से बन जाएगा, कोई टफ नहीं है, ठीक है। इफ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डिक्लेयर वाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन को वाइड कर दिया, ठीक है। ऑल द एक्ट डन बाय हिम, जितने एक्ट उनके द्वारा किया गया, जितने एक्ट उनके द्वारा किया गया है, परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज ऑफ हिज और परफॉर्मेंस प्रेसिडेंट बिफोर द डेट ऑफ डिसीजन बिकम इनवैलिड। वो इनवैलिड कैसे हो जाएगा, तो प्रेसिडेंट ने करा है ना, तो जो भी डिसीजन उन्होंने ले लिया वो इनवैलिड कैसे हो सकता है, ठीक है, उनका डिसीजन इनवैलिड नहीं हो सकता है, ठीक है, ये गलत है। Election for the post of President of India can be postponed on the ground that some legislative assembly have been dissolved in the election that not take place। ये कैसे हो सकता है, जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, बहुत सारे स्टेट में भी इलेक्शन हो रहा होता है, या कोई बहुत सारे स्टेट में इलेक्शन नहीं भी हुआ होगा, ठीक है, इलेक्शन होने वाला होगा, इसका मतलब ये तो है ना कि आप प्रेसिडेंट का इलेक्शन पोस्टपोन कर दोगे, क्योंकि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमेशा होगा ऑफिस में, आर्टिकल 52, इसका ये मतलब है कि प्रेसिडेंट का ऑफिस वैकेंट नहीं हो सकता है। वो ये है कि प्रीवियस प्रेसिडेंट ऑफिस में हो, इसका मतलब ये नहीं कि इतना डिले कर दे कि उनका जो 5 ईयर है वो 5.5 चला जाए, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, तो ये नहीं होगा। When bill is presented to the President of India, the Constitution prescribe time limit within which he has to declare। कोई कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ टाइम लिमिट बोला है, टाइम लिमिट है नहीं है, एब्सोल्यूट वीटो, पॉकेट वीटो पिछले क्लास में प्रेसिडेंट का बताया, क्या मैंने बताया वहां पे कि कॉन्स्टिट्यूशन ने टाइम लिमिट बोला है, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों टाइम लिमिट देगा, ठीक है, ये सारे तो सर्कमस्टांसेस है ना, ठीक है, ये नहीं हो सकता है। कैन रिटर्न द बिल अदर देन मनी बिल, नो स्पेसिफिक टाइम लिमिट, कोई टाइम लिमिट नहीं है ना, कोई सही नहीं है, नन ऑफ दीज, ठीक है। अब देखो आर्टिकल 54 क्या बोलता है, अब ये याद कर लो। 52 क्या बोलता है, देयर शैल बी प्रेसिडेंट। 54 क्या बोलता है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। 55 क्या बोलता है, मैनर ऑफ इलेक्शन। 56 क्या बोलता है, टर्म ऑफ ऑफिस। 57 क्या बोलता है, एलिजिबिलिटी। 60 क्या बोलता है, ओथ ऑफ परमिशन। ओथ ऑफ परमिशन में क्या होता है, डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेसिडेंट क्या करेगा, डिफेंड करेगा कॉन्स्टिट्यूशन को, समझ में आ रहा है, ठीक है। Each MP और MLA is not the single vote but the carries fixed value, ठीक है, ये सब आप पढ़ लो, देख लो, ठीक है, ये सब डेफिनेटली देख लो। चलो नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू द फाइनेंस बिल एंड मनी बिल इन द इंडियन पार्लियामेंट कंसिडर। सबसे पहले बात ये समझो, फाइनेंस बिल इज अ मनी बिल, ठीक है, फाइनेंस बिल इज अ मनी बिल, ठीक है, ये ध्यान पे रखना है। पहला ऑप्शन है, व्हेन द लोकसभा ट्रांसमिट फाइनेंशियल बिल टू द राज्यसभा इट कैन अमेंड और रिजेक्ट द बिल। ना वो अमेंड कर सकता है ना रिजेक्ट कर सकता, भाई नहीं कर सकता है, मनी बिल है, मनी बिल में सोल ऑथोरिटी, सोल पावर लोकसभा के पास होता है, ये बहुत बेसिक है, ठीक है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा, ये पूरा का पूरा स्टैटिक है, ये क्यों नहीं क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ठीक है। फाइनेंस बिल इज कंसिडर्ड एज अ मनी बिल अंडर आर्टिकल 110। राज्यसभा कैन नॉट अमेंड और रिजेक्ट फाइनेंशियल बिल, इट कैन ओनली मेक रिकमेंडेशन दे सकता है एज अ एल्डर ब्रदर, ठीक है, तो वो रिकमेंडेशन दे सकता है। इट एलएस मतलब लोकसभा हैज डिस्क्रिप्शन टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द रिकमेंडेशन। जो रिकमेंडेशन देगा ये लोकसभा के पास डिस्क्रिप्शन नहीं है कि वो एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, फिर से भेज देगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये पढ़ना है, ये डेफिनेटली आना चाहिए। आर्टिकल 110 मनी बिल फाइनेंशियल बिल इज अ मनी बिल, ये पता होना चाहिए। तो आप अमेंड और वापस नहीं भेज सकते हो, ये ध्यान पे रखना है, ठीक है। When Lok Sabha transmit money bill to the Rajya Sabha, it cannot amend the और reject the bill, it can only। देखो पहला और ऑप्शन दूसरा ऑप्शन ध्यान से पढ़ो, अगर पहला सही हो तो दूसरा सही नहीं होगा, तो पहले जैसे ही गलत किया वो नहीं कर सकता है, वही तो कह रहा दूसरा स्टूडेंट नहीं कर सकता, दूसरा स्टूडेंट सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इन द केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द लोकसभा एंड द राज्यसभा देयर इज नो ज्वाइंट सिटिंग फॉर मनी बिल, ठीक है।
बट अ ज्वाइंट सिटिंग बिकम्स नेसेसरी फॉर द फाइनेंस बिल। अरे मैंने अभी बोला कि फाइनेंस बिल इज अ मनी बिल, इसलिए तो बताया कि जब मनी बिल के लिए ज्वाइंट सिटिंग नहीं होगा तो फाइनेंस बिल के लिए क्यों होगा ज्वाइंट सिटिंग। पहले ये सोच लो कि ज्वाइंट सिटिंग क्या मनी बिल के लिए होता है, नहीं होता है। क्यों? मनी बिल को पास करना ही होता है, डिसएग्रीमेंट होगा ही नहीं राज्यसभा के साथ। जब डिसएग्रीमेंट होगा नहीं तो ज्वाइंट सिटिंग क्यों होगा? ज्वाइंट सिटिंग कब होता है? when there is a disagreement between the Rajya Sabha and the Lok Sabha. There is no disagreement when the Lok Sabha pass the money bill, so there is no joint sitting. ठीक है, तो ये डेफिनेटली आंसर नहीं होगा। कितने सही है? 1। ठीक है, ज्वाइंट सिटिंग नॉट फॉर फाइनेंस और मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। अब एक चीज और सीख लो, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए भी ज्वाइंट सिटिंग नहीं होता, ऑर्डिनरी बिल के लिए होता है। ठीक है, ओनली फॉर द ऑर्डिनरी बिल और द फाइनेंशियल बिल, नॉट फाइनेंस बिल, फाइनेंशियल बिल। तो ये भी स्टार मार्क डाल लो। ठीक है, फाइनेंशियल बिल, देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन द फाइनेंस बिल और फाइनेंशियल बिल, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, आर्टिकल 117 ये सब आप देख लो, डिफरेंस क्या मनी बिल और फाइनेंशियल बिल में, ये देख लो, धीरे धीरे मैं बढ़ा रहा हूँ, देख लो, डेफिनेटली देख लो आप लोग। ठीक है, चलो, व्हेन अ स्टेट, व्हेन विद इन द स्टेट, शेड्यूल एरिया के बारे में आप सबसे पहले बात शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6 जरूर पढ़ो। ठीक है, शेड्यूल 10 जरूर पढ़ो, इस बार क्वेश्चन आएगा एंटी डिफेक्शन से, पक्का आएगा। बहुत सारे एमपी पे एंटी डिफेक्शन लगता रहता है, तो ये जरूर क्वेश्चन आएगा। ठीक है, विद इन अ स्टेट द नोटिफिकेशन ऑफ एरिया ऑफ शेड्यूल एरिया टेक प्लेस थ्रू द एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। बिल्कुल, प्रेसिडेंट हैज द पावर टू मेक अ एरिया एज अ शेड्यूल एरिया, ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। डायरेक्ट स्टैटिक, डायरेक्ट लक्ष्मीकांत। ठीक है, द लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट फॉर्मिंग द शेड्यूल एरिया इज द डिस्ट्रिक्ट एंड द लोएस्ट इज द विलेज इन द ब्लॉक। बिल्कुल सही स्टेटमेंट, क्या गलत है इसमें? द चीफ मिनिस्टर ऑफ द कंसर्न स्टेट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एनुअल रिपोर्ट टू द यूनियन होम मिनिस्टर ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया इन द स्टेट। बिल्कुल नहीं, गवर्नर देता है, ये साफ साफ है। जब भी शेड्यूल एरिया का बात आएगा तो गवर्नर और प्रेसिडेंट दो ही लोग होते हैं पावर में। प्रेसिडेंट उस एरिया को डिफाइन करता है या बताता है कि इसको शेड्यूल एरिया बनाना है, लेकिन वही गवर्नर उस चीज को क्या करता है? गवर्न करता है, नॉट द इंटरेस्ट ऑफ द चीफ मिनिस्टर, ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो नॉट द चीफ मिनिस्टर, इट्स द गवर्नर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ हेल्ड इन द सम जजमेंट दैट द रिजर्वेशन ऑफ पॉलिसी मेड अंडर 16(4) क्लॉज 4, ठीक है, रिजर्वेशन है, ठीक है, of the constitution in India would limited by article 335 for the maintenance of efficiency of the administration। बिल्कुल सही है। आर्टिकल 335 क्या बोलता है कि अगर आप रिजर्वेशन दे रहे हो तब भी एडमिनिस्ट्रेशन में एफिशिएंसी मेंशन होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट, प्योर स्टैटिक, प्योर एम लक्ष्मीकांत, प्योर नोट्स। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल 335 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन द टर्म एफिशिएंसी। डिफाइन कहाँ किया भाई? मेंशन है डिफाइंड वाले। देखो, अब कोई बोलते हैं कि डिफाइन मेंशन, इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी 2023 में पूछा ही नहीं। देखो सामने में डिफाइन मेंशन पूछ ही तो रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन के पास क्या इतनी कैपेसिटी है कि वो डिफाइन करेगा? वो मेंशन करा है, बहुत सारा चीज ही मेंशन ही है। जुडिशियल एक्टिविज्म से हमें पता चला कि ये चीज भी इसका मतलब है। बिल्कुल गलत है, जब भी डिफाइन वर्ड होगा तो बिल्कुल गलत करो उसको, गलत है वो। ठीक है, तो क्या होगा जब स्टेटमेंट 2 गलत। अब देखो इस क्वेश्चन में देखो कहाँ टफ है ये क्वेश्चन। ठीक है, अब स्टेटमेंट 2 गलत हो गया। ठीक है, इसका क्या मतलब है? अगर स्टेटमेंट 2 गलत हो गया तो इसका मतलब क्या है? स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ये तो आंसर होगा नहीं। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, ये होगा नहीं। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, होगा नहीं। अगर कोई भी एक स्टेटमेंट एक गलत हो गया ना, देखो आंसर तुरंत मिल जाएगा। तो जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है उसमें गलती ढूंढो, और गलती मिल गया तो यू आर लकी। ठीक है, यू आर लकी। ठीक है, आर्टिकल 16(4) क्लॉज क्या बोलता है, आर्टिकल 335 क्या बोलता है, वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। ठीक है, इन द सनी जजमेंट, अगर ये जजमेंट पढ़ना है तो डेफिनेटली हमारे लेक्चर्स पे जाओ, जहां हमने पूरा का पूरा जो सुप्रीम कोर्ट के केसेस है वहां पे मैंने एक्सप्लेन करा है। ठीक है, 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या वो मैं बता देता हूँ। इंट्रोड्यूस आर्टिकल 16 क्लॉज 4A अलाउ रिजर्वेशन इन प्रमोशन फॉर SC/ST। 77 में SC/ST के लिए प्रमोशन डाला गया, ये याद रख लो। ठीक है, एम नागराज जजमेंट क्या है ये मैंने बता दिया है। ठीक है, फिर भी आप लिख लो यहाँ से। बाकी सारे जनरल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता क्या, रिमूव नीड फॉर क्वांटिफाइबल डाटा। ठीक है, क्वांटिफाइबल डाटा देना जरूरी है। ठीक है, रिमूव कर दिया गया नीड उसका। ठीक है, होम गार्ड, ये ऐसा क्वेश्चन है जो पूरा का पूरा करंट अफेयर्स क्वेश्चन है।
ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये कहीं मेंशन नहीं है एमला स्कीमत किसी भी ट्रेडिशनल बुक में नहीं है। तो होम गार्ड के ऊपर क्वेश्चंस क्यों आए, क्यों होम गार्ड करंट अफेयर्स में था। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन पढ़ो, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ, इस पे मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि इससे क्वेश्चंस बनेगा ही नहीं आगे। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि होम गार्ड करंट अफेयर्स में था, जो भी करंट अफेयर्स में होता है वो दोबारा क्वेश्चन नहीं बनता है, क्योंकि जब भी स्टैटिक्स से लिंक नहीं होगा क्वेश्चन क्यों बनेगा। उस साल न्यूज में था, क्वेश्चन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये बन सकता है क्योंकि इस साल एविडेंस, इस साल भी जो एक्ट है ना, जो भी सीआरपीसी आईपीसी, तो अब इस साल आपका क्या टैक्स है, आप सीआरपीसी पढ़ के जाओ, उसके नए कानून भी पढ़ो, लेकिन सीआरपीसी पे फोकस करो, आईपीसी पे फोकस करो, इंडियन एविडेंस एक्ट पे फोकस करो। ठीक है, ये डेफिनेटली क्वेश्चन पूछेगा आपसे, जैसे अभी हमने प्रिजन एक्ट के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो ये आपका टास्क है। क्वेश्चन के अनऑथराइज वेयरिंग ऑफ पुलिस और मिलिट्री एक्ट, ठीक है, ये गलत है। ठीक है, सेलिब्रेशन ऑफ गन विच कैन बी इंडेंजर द पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर, बिल्कुल आर्म्स एक्ट के अंदर है ये। तो आप ये देख लो, पहला सही है, दूसरा गलत है, दूसरा गलत है, पहला सही है, पहला सही मिला है, ये एविडेंस एक्ट के अंदर नहीं आता है। तीसरा आपका गलत है। ठीक है, आर्म्स एक्ट के अंदर नहीं आता है गन फायर। ठीक है, थोड़ा एक्सप्लेनेशन इसका पढ़ लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेशनल फ्लैग के ऊपर, ये फ्लैग कोड है, फ्लैग कोड के ऊपर क्वेश्चन क्यों पूछा गया, फ्लैग कोड न्यूज में है, तो न्यूज में है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसका भी मैं एक्सप्लेनेशन नहीं बता रहा हूं आपको, क्यों, मेरा जो ये थीम है इस लेक्चर, इस वीडियो को बनाने का, कि मैं आपको बताऊं कि क्या स्टैटिक, क्या करंट, क्या लिंकेज, ये मेन थीम है। करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, स्टैटिक से भी आ रहे हैं, पीवाईक्यू से भी आ रहे हैं, तो आपको करंट अफेयर्स भी तैयार करना है, स्टैटिक भी तैयार करना है, और करंट भी तैयार करना है, पीवाईक्यू भी करना है। पीवाईक्यू करो तो उसका एक्सप्लेनेशन को पढ़ो। ठीक है, डेफिनेटली अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट करो, मैं नेक्स्ट 2022 का भी बनाऊंगा, 21 का भी बनाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कॉन्स्टिट्यूशन डे के बारे में, ये डेफिनेटली पूरा का पूरा स्टैटिक है। ठीक है, इसको पढ़ो क्वेश्चन को, क्या है इस क्वेश्चन में, 26 जैन को क्यों बनाया जाता है ये आपको पता होना चाहिए। क्या था 1930 में पूर्ण स्वराज दिवस, उससे लिंकेज ये क्वेश्चन है, तो ये हिस्ट्री से भी लिंक है। ठीक है, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द ड्यूटी टू प्रोटेक्ट स्टेट फ्रॉम द इंटरनल डिस्टर्बेंस, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एग्जेम्प्ट्स द स्टेट फ्रॉम प्रोवाइडिंग लीगल काउंसिल टू ब्रिंग हेल्प फॉर प्रिवेंशन डिटेंशन, बिल्कुल सही बात है, करता ही है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट ऑफ 2022 कन्फेशन ऑफ एक्यूज्ड बिफोर द पुलिस कैन नॉट बी यूज्ड एज, बिल्कुल, अगर कोई टेररिज्म एक्टिविटी कर रहा है, वो कन्फेस कर रहा है, पुलिस के पास कॉमन सेंस, पुलिस के पास कोई मर्डर करके नहीं है कि पुलिस का जो बयान है सो कॉल्ड कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होगा, ऐसा नहीं है, एडमिसिबल होगा। ठीक है, तो ये गलत है, तो दो ही सही है। आर्टिकल 353 यहाँ पे शैल बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट द एवरी स्टेट अगेंस्ट द एक्सटर्नल, कौन कहता आर्टिकल से क्वेश्चन से नहीं आते, आर्टिकल से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, आप देख लो, डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे, तो आर्टिकल्स आपको पता होना चाहिए। और आपको पता होगा तो लॉजिक लगाओ, क्या सेंटर का ड्यूटी नहीं हो सकता स्टेट को प्रोटेक्ट करने का, कौन करेगा फिर, स्टेट खुद कर लेगा, मोर पावर हो जाएगा, फेडरल कैरेक्टर रहेगा ही नहीं, यही समझना है। अगर आर्टिकल नहीं याद है कोई बात नहीं, लेकिन फंडामेंटल राइट, सिटीजनशिप, फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के एक्ट, यूनियन एजुकेटिव, ये तो याद कर लो, इतने आगे तक मत जाओ। ठीक है, लेकिन इतना तो पता होना चाहिए कि फेडरल कैरेक्टर क्या बोलता है, इट्स द ड्यूटी ऑफ द सेंटर टू प्रोटेक्ट द स्टेट, ये तो फेडरल कैरेक्टर है। ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है, प्यूनिटिव डिटेंशन क्या होता है, ये आपको आना चाहिए। प्रिवेंटिव मतलब क्या होता है, क्राइम होने से पहले रोकना, दैट इज कॉल्ड प्रिवेंटिव, मतलब जिसको भी डिटेंशन में डाल रहे हैं वो क्राइम किया नहीं है, हमको ऐसा लग रहा है कि कर सकता है। प्यूनिटिव डिटेंशन मतलब वो ऑलरेडी क्राइम कर चुका है, जेल में होगा, उस डिटेंशन को प्यूनिटिव डिटेंशन बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट आ सकता है, ऑलरेडी इन जेल इन प्यूनिटिव, नॉट इन जेल इन प्रिवेंटिव। ठीक है, क्राइम को रोकने के लिए प्रिवेंटिव होता है। ठीक है, प्यूनिटिव का होता है क्राइम ऑलरेडी हो गया, मे भी हो सकता है, तब प्यूनिटिव डिटेंशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये डायरेक्ट प्रेसिडेंट के ऊपर क्वेश्चन आया। अब मुझे बताओ, मैंने प्रेसिडेंट के ऊपर लेक्चर बनाया, डायरेक्ट वहां से क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है वहां से। देखो, जो भी कौन पार्टिसिपेट करते हैं इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इलेक्टेड मेंबर ऑफ, इलेक्टेड कहां के, दोनों एमपी, लोकसभा, राज्यसभा, और एमएलए कहां का, स्टेट असेंबली का, बस ये पार्ट लेते हैं किस में, इलेक्शन प्रोसेस में। और रिमूवल प्रोसेस में कौन लेते हैं,
कौन लेते हैं बताओ? एमपी ऑफ बोथ हाउस इलेक्टेड एज वेल एम नॉमिनेटेड, किसके? लोकसभा राज्यसभा दोनों के, लेकिन एमएलए पार्टिसिपेट नहीं करते। बस ये डिफरेंस है। पढ़ो क्वेश्चन क्या है? द मेंबर ऑफ नॉमिनेटेड टू अदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट आर एलिजिबल टू बी इंक्लूड इन इलेक्टोरल कॉलेज। मतलब जो इलेक्शन दे सकते? बिल्कुल नहीं भाई, क्यों होगा? हायर द नंबर ऑफ इलेक्टिव असेंबली सीट, हायर द वैल्यू ऑफ वोट। ये मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला बताया, पॉपुलेशन ऑफ स्टेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एमएलए। अब देखो डिनोमिनेटर में बेसिक मैथ चाहिए, एमएलए ज्यादा होगा तो वोट पर सीधा वोट का वैल्यू गिरेगा ना, तो नहीं होगा। सेम चीज थर्ड में, मध्य प्रदेश का किसका पॉपुलेशन ज्यादा होगा? पॉपुलेशन ज्यादा, ठीक है, उस हिसाब से नंबर ऑफ एमएलए। लेकिन ये डेटा थोड़ा सा डेटा जो है ना थोड़ा सा करंट से है, तो आप यहां समझ लो कि ये उल्टा दे दिया है, केरला का ज्यादा है देन एमपी, ठीक है। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ ईच एमएलए ऑफ पुडुचेरी हायर देन दैट ऑफ अरुणाचल प्रदेश बिकॉज द रेशियो ऑफ टोटल पॉपुलेशन टोटल नंबर ऑफ इलेक्टिव सीट इन द पुडुचेरी ग्रेटर देन। ये सही है, देख लो ना आप, ये बिल्कुल आप कंपेयर कर सकते हो पुडुचेरी और अरुणाचल प्रदेश को, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बिगेस्ट स्टेट अरुणाचल प्रदेश, पुडुचेरी, यूटी, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को जब यूज करोगे ना, पॉपुलेशन बाय नंबर ऑफ एमएलए, इससे आपको पता चलेगा किसी का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, बढ़ गया, या फिर सिंपल सोचो एमएलए ज्यादा है जिसके पास, उसका वैल्यू कम होगा ना, सिंपल सा बात है। एमएलए ज्यादा है तो एमएलए नीचे है ना, ठीक है। अब देखो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, एक बात बताओ, दो चीज है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। तो जब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पूछ रहा है तो ऑप्शन में क्या दिया है? प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। ये कैसे हो सकता है भाई? ये दो अलग अलग चीज है, ठीक है। इक्वालिटी बिफोर ऑफ लॉ क्यों होगा? ड्यू प्रोसेस का मतलब इक्वालिटी थोड़ी होता है, ठीक है। फेयर एंड नेचुरल जस्टिस, जस्टिस का बात क्या हो रहा है? लॉ का बात हो रहा है। लॉ इज नॉट समथिंग अबाउट जस्टिस, ठीक है। लॉ से जस्टिस हो सकता है, लॉ जस्टिस नहीं है। सी ऑप्शन क्या? फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ, बिल्कुल सही है। तो देखो नेचुरल जस्टिस क्या? बेसिक फेयरनेस ऑफ ऑल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ठीक है। सेकेंड, लॉ डूली एनेक्टेड इज वैलिड इवन इफ इट इज नॉट फेयर और जस्ट। अगर मान लो प्रोसीजर एस्टैब्लिश क्या बोलता है? लॉ अगर इनेक्टेड है तो वैलिड इवन इफ इट इज नॉट फेयर। प्रोसीजर बोलता है, देखो डिफरेंस बिटवीन द ड्यू प्रोसेस एंड प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बोलता है कि लॉ शुड बी फेयर, ठीक है, लॉ शुड बी फेयर। प्रोसीजर क्या बोलता है? इफ प्रोसीजर इज वैलिड देयर इज नथिंग टू थिंक अबाउट व्हाट इज द राइट एंड व्हाट इज द रॉन्ग। फेयर है कि नहीं इससे मतलब नहीं है, लॉ होना चाहिए। लॉ है, फेयर है नहीं, ये मतलब नहीं रखता प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, एक प्रोसेस से लॉ हुआ है, समझ गए बात, ठीक है। तो ये डिफरेंसेज है, डेफिनेटली आपको हेल्प किया होगा। मैंने कोशिश करा है सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे करने का, ये सारे क्वेश्चंस आपका कवर होता है यहाँ से। आई होप कि आपने एंजॉय करा है, आई होप कि आपने एंजॉय करा है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करो, अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो कमेंट करो। हमारा जो पॉलिटी का सीरीज चल रहा है, फ्री सीरीज फॉर पॉलिटी 2024 प्रीलिम्स के लिए, वो डेफिनेटली आपको मिलेगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन।